तो लास्ट लेक्चर में हम लोग थे इस जगह पे स्क्रीन पे दिख रहा है, यही लिखा था हमने लास्ट लेक्चर में, इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं लेंज लॉ। ठीक है, तो लेंज लॉ शुरू करते हैं। देखो, एक चीज़ कही थी फेराडे ने, क्या कहा था कि ये होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। ये माइनस का मतलब है कि आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमेशा ये चाहता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ना हो। बिल्कुल इंड्यूस्ड ईएमएफ आप, या फिर इंड्यूस्ड का मतलब ये होता है, इंड्यूस्ड का मतलब एक इनर्शियल प्रॉपर्टी टाइप की चीज़ हो गई, इनर्शियल। ठीक है ना, इनर्शियल का मतलब क्या होता है, किसी भी चेंज का विरोध करना। ठीक है, तो चेंजेस नहीं करने देना। ठीक है, तो लेंज लॉ बेसिकली क्या है, लेंज लॉ है डायरेक्शन बताने के लिए कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो किस तरफ होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, कहाँ पे हायर पोटेंशियल होगा, कहाँ पे लोअर पोटेंशियल होगा। ठीक है, और ऐसे तो हम लोग अगर सीधी सीधी बात करें तो यहाँ से भी यानी कि फेराडे लॉ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन जनरली लेंज लॉ का यूज़ किया जाता है आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन निकालने के लिए। ठीक है, तो देखो आसान सा है। देखो इंड्यूस्ड लेंज लॉ पहले तो कहता क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये इसकी डेफिनेशन मतलब स्टेटमेंट लिख लेते हैं। द इफेक्ट ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ स्टेटमेंट को ध्यान से सुनेंगे और फिर हम लोग इसके ऊपर बातचीत करेंगे। द इफेक्ट ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, अर्ज किया है इफेक्ट ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। इफेक्ट को अभी हम लोग समझेंगे, क्यों मैंने यहाँ पे इसको अंडरलाइन किया, इस लाइन को। इफेक्ट का मतलब क्या है यहाँ पे भी हम लोग जानेंगे, एक बार कंप्लीट कर लें। इज सच दैट या फिर सच एज दैट, सही नहीं लग रहा, सच एज टू अपोज the change in the flux that produces it। क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि इफेक्ट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरह से होता है कि वो उसका ही विरोध करता है, यानी कि चेंज ऑफ फ्लक्स का ही विरोध करता है एक्चुअली, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है। तो देखो इफेक्ट को मैंने अंडरलाइन क्यों किया है, पहले तो ये बताइए, अगर ईएमएफ इंड्यूस हुआ है तो उसकी वजह से करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा, और अगर कहीं किसी वायर में या किसी लूप में करंट फ्लो होता है तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है। सही है ना, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है तो उसी मैग्नेटिक फील्ड को बेसिकली हम लोग इफेक्ट बोल रहे हैं। तो इस तरह से दो तरीके की मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगी, एक हो जाएगी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जिसकी वजह से वो फ्लक्स आया, और इसके फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी सर्कुलर लूप या किसी लूप में जनरेट हुआ होगा, और उस लूप की वजह से एक इंड्यूस्ड फील्ड आएगी। तो फील्ड कितने तरीके की आएंगी, फील्ड आएंगी दो तरीके की, फील्ड आने वाली हैं दो तरीके की, एक अप्लाइड फील्ड और एक इंड्यूस्ड फील्ड। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं। अप्लाइड और इंड्यूस्ड फील्ड ज़रूरी नहीं है कि हर बार एक दूसरे के अपोजिट हों। ये बिल्कुल सत्य है, सदा सत्य है कि वो जो इफ़ेक्ट है वो चेंज का अपोज करेगा। किसका अपोज करेगा, चेंज का। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते आप कि अप्लाइड फील्ड हमेशा इंड्यूस्ड फील्ड के अपोजिट होगी। वो ये कोशिश करेगी, जैसे मान लीजिए अप्लाइड फील्ड है, ठीक है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होने में फ्लक्स होता है इंक्रीज़ हो सकता है कि फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा हो, मैग्नेटिक फ्लक्स जो अप्लाई किया है वो इंक्रीज़ हो रहा है लूप में। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स अप्लाई किया है जो इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब इंड्यूस्ड फील्ड इस तरह से होनी चाहिए कि वो इसको इंक्रीज़ ना होने दे। अब इंक्रीज़ कैसे नहीं होने देगी, इंक्रीज़ तब नहीं होने देगी जब ये इसके अपोजिट लगने लगे।
अपोजिट लगने लगे। सही है, अपोजिट लगने लगेगा मतलब कि अगर फील्ड आपकी अप्लाइड फील्ड इस तरफ थी तो इंड्यूस्ड फील्ड क्या हो जाए, अपोजिट टू ये आ जाए, यानी कि ये अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, तो आपके ओवरऑल फ्लक्स रहे वहाँ से मतलब सर्कुलर लूप या जो भी कोई लूप है उससे पास होने वाला वो लगभग उतना ही रहे। हालांकि उसका रख नहीं पाएगा वो, लेकिन सिर्फ कोशिश करेगा। तो आप ये कह सकते हो कि जो अप्लाइड फील्ड है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है और इंक्रीज़ हो रही है। फील्ड नहीं, एक्चुअली फ्लक्स बोलना चाहिए। अप्लाइड फ्लक्स है जो, ठीक है, लिखा फील्ड ही जाएगा, ठीक है। आपकी फील्ड मान लीजिए इस तरफ है, ठीक है, इस तरफ है, और ये फील्ड, इस फील्ड के से जो फ्लक्स किसी एरिया में जनरेट हो रहा है वो इंक्रीज़ हो रहा है फ्लक्स किसी कारण से। और कोई किसी कारण का मतलब क्या कारण हो सकता है, वो फ्लक्स का इंक्रीज़ होने का कारण कुछ भी हो सकता है, बी ए कॉस थीटा में से कुछ भी हो सकता है। बी बढ़ रहा हो सकता है ए बढ़ रहा हो सकता है थीटा इस तरह से चेंज हो रहा हो कि आपका फ्लक्स बढ़ रहा हो। तो अगर फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरह से आएगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आएगी कि वो इस फ्लक्स को चेंज ना होने दें, तो इसको अपोजिट होना पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि अगर अप्लाइड फील्ड हमने इसी तरफ लगाई है, फिर से इसी तरफ लगाई है, लेकिन इस बार फ्लक्स है जो, यहाँ पे लिख लेते हैं फ्लक्स इंक्रीजेज, यहाँ पे लिख लेते हैं फ्लक्स डिक्रीजेज। मान लेते हैं कि फ्लक्स डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, अप्लाइड फ्लक्स इसी तरफ है और डिक्रीज़ हो रहा है। डिक्रीज़ हो रहा है का मतलब इंड्यूस्ड फ्लक्स होगा, जो इंड्यूस्ड फील्ड होगी वो इस तरह से होगी कि ये डिक्रीज़ ना होने दे। अगर डिक्रीज़ ना होने दे वाला केस है तो मतलब इसी तरफ होना चाहिए इस फील्ड को भी, जिससे कि वो डिक्रीज़ ना हो। बात समझना, जैसे अगर आप मान लीजिए कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हो तब मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आपने कहा चलो स्पीड बढ़ाते हैं, तो मैं कहूँगा, मैं अगर मान लो इनर्शिया हूँ, जैसे कि इंड्यूस्ड प्रॉपर्टीज़ होती है, मैं इनर्शिया हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आपकी स्पीड इंक्रीज़ ना हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं आपकी स्पीड कम करूँगा। और स्पीड कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर आप एक्सेलरेट करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो मैं अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा, सो दैट आपकी स्पीड उतनी ही बनी रहे। आप मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हैं, ठीक है, और आपने कहा चलो 10 से 12 हो जाए, तो मैं कहूँगा नहीं 12 नहीं होना, 10 ही रहना है। तो मैं क्या करूँगा, आपने अगर 2 इधर इस तरफ फोर्स इंक्रीज़ किया, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ाने के लिए इस तरफ फोर्स अप्लाई किया, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस तरफ फोर्स अप्लाई कर दिया जाए जिससे कि वो 10 ही बनी रहे। मतलब अगर आप फ्लक्स इंक्रीज़ कर रहे हैं तो इंड्यूस्ड फील्ड अपोजिट आएगी, सच दैट कि फ्लक्स उतना ही बना रहे, कोशिश करेगा उतना ही बना रहे, एक्चुअली होगा नहीं, ठीक है। तो बस हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन पता करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मान लीजिए आप 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं और आपने कहा चलो स्पीड कम कर देते हैं, 8 कर देते हैं, तो आपने स्पीड कम कर दी लेकिन आपकी वेलोसिटी अभी भी इसी तरफ है, राइट। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं चाहूँगा कि 8 नहीं रहे, वो 10 ही रहे, मैं इनर्शिया हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब आपकी जिस डायरेक्शन वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में मैं भी इंड्यूस करूँगा, मतलब सेम उसी तरफ अगर इंड्यूस कर दिया तो हम कह सकते हैं कि फ्लक्स डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। क्या थोड़ा सा समझ में आया होगा? इसी को हम लोग थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके देखते हैं और फैराडे से भी देखते हैं कि इसको हम कैसे समझ सकते हैं। देखो फैराडे से समझने की कोशिश करते हैं। इस पेज की जो भी टिप्पणियाँ हैं वो लिख लो, ठीक है। स्क्रीन पॉज करके आराम से, दिखाई दे रहा है सब कुछ? हाँ, ठीक है, स्क्रीन पॉज हो गई, लिख लो। अब हम लोग देखते हैं इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा इससे ट्राई करते हैं फैराडे से। जैसे कि मान लो मैंने कहा कि ये फैराडे है हमारा, ये फार्मूला लिखा हुआ है। मैंने कहा फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सपोज फ्लक्स इज़ इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो टाइम तो हमेशा इंक्रीज़ होता है, याद रखना, टाइम तो हमेशा इंक्रीज़ होता है। टाइम तो पीछे जाता नहीं है, वापस जाता नहीं, समय में हम लोग वापस जा नहीं सकते, इसलिए टाइम हमेशा इंक्रीज़ होता है और हमने मान लिया कि फ्लक्स भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो d5/dt को अगर हम लिखना चाहें तो d5/dt बेसिकली क्या होता है, d5/dt होता है फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन टाइम, जो भी टाइम है, मान लो डेल्टा टी, 2 सेकंड निकल गए, ठीक है। तो ये क्या होता है हमेशा फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। अगर फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा है इसका मतलब फाइनल फ्लक्स ज़्यादा रहा होगा और इनिशियल फ्लक्स कम रहा होगा, सही है। फाइनल फ्लक्स ज़्यादा रहा होगा, इनिशियल फ्लक्स कम रहा होगा, इसका मतलब, और डेल्टा टी तो हर हाल में पॉजिटिव ही होगा क्योंकि टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि टाइम डिक्रीज़ होता नहीं है, टाइम हमेशा आगे बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है। तो फ्लक्स आपका इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब है ना, फ्लक्स आपका इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब फाइनल फ्लक्स इज़ ग्रेटर देन इनिशियल फ्लक्स।
तो आप क्या कह सकते हो कि डी फाई बाई डी टी जो वैल्यू आएगी वो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, सही है। अगर ये डी फाई बाई डी टी एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी मतलब ई एम एफ इज इक्वल टू माइनस साइन तो है ही है, और डी फाई बाई डी टी की वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो माइनस इंटू पॉजिटिव क्या आएगा, माइनस, यानी कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी ई एम एफ जो भी आएगा वो माइनस साइन के साथ आने वाली वैल्यू है। मान लो जो एक्स आ गया, ठीक है, तो ई एम एफ माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन शो ये कर रहा है कि इंड्यूस्ड ई एम एफ है जो वो इस तरह से आएगा, उसका इफेक्ट इस तरह से आएगा कि वो उसका अपोज कर रहा है, किसका अपोज कर रहा है, फ्लक्स का अपोज कर रहा है, ठीक है। अब इसका दूसरे तरीके से देखते हैं कि मान लेते हैं कि आपका फ्लक्स डिक्रीज़ हो रहा है लेकिन टाइम तो हमेशा ही इंक्रीज़ होता है, तो आपका ये हो गया ऐसे, यानी कि डी फाई बाई डी टी देखें तो डी फाई बाई डी टी आपका इस केस में क्या आ जाएगा, इस केस में अगर फ्लक्स डिक्रीज़ कर रहा है इसका मतलब फाइनल जो फ्लक्स होगा वो लेसर देन इनिशियल फ्लक्स होना चाहिए अगर डिक्रीज़ कर रहा है तो। इसका मतलब डी फाई एफ माइनस फाई ई अपॉन डेल्टा टी कुछ टाइम ले लिया, और चूँकि इनिशियल फ्लक्स ज़्यादा है और फाइनल फ्लक्स कम है इसलिए ये वाली वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, इसका मतलब ये टोटल वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। इसका मतलब ईएमएफ क्या आ जाएगा, तो माइनस साइन तो ये वाला हमारा लगाना है और इसकी वैल्यू माइनस आ गई, तो ये क्या आ गया हमारा एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई, पॉजिटिव एक्स ले लो, ठीक है। मतलब क्या कहने का, देखो ये चीज़ को देख लो, आराम से देख लिया, इस चीज़ को याद रखना। अब हम लोग पेज पलट के वापस इसी पे आते हैं। देखिए जब हम लोग फ्लक्स डिक्रीज़ कर रहे थे, ठीक है, फ्लक्स डिक्रीज़ कर रहे थे यानी कि ये वाला केस सेकंड वाला फ्लक्स डिक्रीज़ कर रहे थे यानी कि आपका ये केस, ठीक है, फ्लक्स डिक्रीज़ करने वाला, तो फ्लक्स डिक्रीज़ कर रहे थे तब हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे पॉजिटिव फ्लक्स आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब क्या, पॉजिटिव इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब क्या, उसके इफेक्ट उसी तरफ होंगे जिस तरफ आपकी फील्ड अप्लाई है, ठीक है। और जब आपने फ्लक्स इंक्रीज़ किया है तो ये अपोजिट तरफ आ रहा है। अपोजिट का मतलब क्या कि आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ के इफेक्ट इस तरह से होंगे कि वो अपोजिट साइड हो, अब उसका डिक्रीमेंट हो यानी कि माइनस एक्स, ठीक है ना। तो ई एम एफ इज इक्वल टू माइनस एक्स आ गया, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल से और समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये सब बातें बहुत अच्छे पैटर्न में मैंने समझाने की कोशिश की इन सब चीज़ों को कि फ्लक्स वगैरह क्या होता है, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझते हैं। जैसे सपोज एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक मैंने ये जो एग्जांपल है बिल्कुल 10th क्लास का एग्जांपल है, छोटा सा एग्जांपल है। मैंने एक मैग्नेट लगा दिया ये, ठीक है, एक मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल ये है और ऊपर कहीं साउथ पोल है, ये साउथ पोल है इसका, ठीक है। तो नॉर्थ पोल से फील्ड ऐसे बाहर की तरफ जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे फील्ड एक्चुअली क्या है, जैसे जैसे पोल से दूर जाएगी वैसे वैसे फैलती जाती है, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी फैला दी। अब मान लो मैंने यहाँ पे एक लूप और लगा दी, सर्कुलर लूप लगा दिया इस जगह पे। अभी ये मैग्नेट है जो स्टेशनरी है, ये मैग्नेट क्या है, स्टेशनरी है, ठीक है। ये मैग्नेट है जो स्टेशनरी है, कोई मूव नहीं कर रही है। तो इस सर्कुलर लूप में से जो फील्ड ऑफ लाइंस पास होंगी, जो फ्लक्स पास होगा वो कांस्टेंट होगा, वो कांस्टेंट होगा। अब वो कांस्टेंट होगा तो क्या इस सर्कुलर लूप में कोई करंट या कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा? जी नहीं, इस केस में कोई इसमें इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा। लेकिन सपोज़ अगर हम इसको मैग्नेट को नीचे की तरफ लेके आएँ, मैग्नेट को हम नीचे की तरफ लेके आए, एक वेलोसिटी v से, एक स्पीड v से नीचे की तरफ लेके आए, तो इस सर्कुलर लूप में क्या होगा, फ्लक्स इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो जाएगा? इस सर्कुलर लूप में से फ्लक्स इंक्रीज होने लगेगा। रीज़न क्योंकि अभी तो ऐसा मान लीजिए कि ऐसे ऐसे बनाया हुआ हमने, ऐसा बनाया हुआ है, ठीक है, ऐसा बनाया हुआ। तो इस समय क्या है, जब ये जो लूप है इस जगह रखा हुआ है, ठीक है, लूप इसी जगह है, मैग्नेट इस जगह है, तब इसमें से कितनी लाइनें पास हो रही हैं, 1 2 3, 1 2 3 टोटल लाइनें बनाई कितनी मैंने, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 लाइनें बनाई हैं, जिसमें से इनिशियल कंडीशन में लूप में से पास हो रही केवल 3 लाइनें, 1 2 3 लाइनें केवल। और अगर इसको पास में लेके आएँ तो ये दो लाइनें भी इसी लूप में से पास होने लगेंगी। इसका मतलब इस लूप में फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है? इस लूप में फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, इस लूप में फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये वाला जो केस हो गया, ये हम लोग केस समझ रहे हैं, एग्जांपल समझ रहे हैं, केस सी के फॉर्म में समझ लेते हैं, केस 1, ठीक है। तो केस 1 में क्या हो गया, आपका फ्लक्स है जो इंक्रीज़ हो रहा है, फ्लक्स अप्लाइड फ्लक्स लिख लेते हैं, अप्लाइड फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे,
इंक्रीजेस, ठीक है। अप्लाइड फ्लक्स आपका इंक्रीज हो रहा है इन द लूप, ठीक है। तो अप्लाइड फील्ड के भी फिलहाल अगर मैं डायरेक्शन बनाऊँ तो बी अप्लाइड या फ्लक्स अप्लाइड है जो, वो मैंने नीचे की तरफ एरो बना रखे हैं ये, ठीक है, नीचे की तरफ एरो, ठीक है। तो अभी ये फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसमें फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब ईएमएफ जो आएगा वो माइनस, और डी∅dt की वैल्यू क्या होगी, अगर फ्लक्स इंक्रीज़ होता है तो पॉजिटिव आनी चाहिए, यानी कि ये वैल्यू पॉजिटिव एक्स आएगी, मतलब कुछ आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और ये टोटल आएगा -x। यही लिखा था अभी हम लोगों ने पिछले पेज पे, सही है। तो फ्लक्स जो इंड्यूस्ड ईएमएफ के इफेक्ट आएंगे वो इस तरह से आएंगे कि इसको अपोज करें। तो अगर आपका फ्लक्स इंक्रीज़ हुआ, इसका मतलब जो अप्लाइड फील्ड जो इंड्यूस्ड फील्ड आएगी, कौन सी फील्ड आएगी, इंड्यूस्ड, आपकी अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन अभी ये थी बी ए का मतलब अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन नीचे थी, तो जो इंड्यूस्ड फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो किस तरफ आनी चाहिए, ऊपर आनी चाहिए। इंड्यूस्ड फील्ड की डायरेक्शन ऊपर आनी चाहिए, मतलब इस लूप में जो फील्ड इस लूप की वजह से, इस लूप में करंट फ्लो होने की वजह से जो फील्ड आएगी वो इस तरह से आएगी कि इस फील्ड का वो अपोज करे, सही है। तो अपोज तो हमने बना लिया कि हाँ ये अपोज कर रही है, देखो अप्लाइड फील्ड नीचे है, इंड्यूस्ड फील्ड ऊपर है, मतलब अपोज तो कर रही है। अगर फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इंड्यूस्ड फील्ड हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा आगे समझते हैं इसको। तो इंड्यूस्ड फील्ड इधर आ गई, तो अगर फील्ड ऊपर की तरफ है, अगर फील्ड ऊपर की तरफ है, इस लूप में फील्ड ऊपर की तरफ, तो उसमें करंट अगर आप अपने राइट हैंड रूल से देखेंगे तो इस तरफ फ्लो होना चाहिए। तो यही बेसिकली लेंज़ लॉ है कि हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे निकालें। डायरेक्शन ऑफ करंट निकालने के लिए हम लोग लेंज़ लॉ का यूज़ करते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट लिख तो दिया, डायरेक्शन ऑफ करंट फाइंड करने के लिए हम लोग लेंज़ लॉ का यूज़ कर रहे हैं। तो आपको क्या ये बात समझ में आई कि अप्लाइड फ्लक्स है जो इंक्रीज़ होगा तो इंड्यूस्ड फील्ड आपका अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो ये केस 1 समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा। केस 2 देखते हैं इसी तरीके से। अगर मान लो फिर से मैंने यही वाली मैग्नेटली साउथ नॉर्थ, इसमें से मैंने फिर से 1 2 3 4 5 6 और 7 लाइनें बना ली, और इस बार मैंने फिर से इसको ऐसे रखा हुआ, मान लो ये रख दिया लूप, ठीक है। तो अब मैंने मान लीजिए इसको वी वेलोसिटी से ऊपर ले जा रहा हूँ। अगर वी वेलोसिटी से ऊपर ले जाएंगे तो इस बार क्या होगा, इस लूप में से पास होने वाला फ्लक्स डिक्रीज़ होने लगेगा, क्योंकि अभी तो इसमें से 1 2 3 4 5 लाइनें पास हो रही हैं, लेकिन जैसे इसको ऊपर ले जाएंगे वैसे इसमें से फिर से 3 या 2 या 1 लाइन पास होने लगेगी धीरे धीरे। तो इसका मतलब इसमें फ्लक्स क्या हो रहा है, इस बार डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि फ्लक्स डिक्रीजिंग। कौन सा फ्लक्स, अप्लाइड फ्लक्स डिक्रीजिंग, अप्लाइड फ्लक्स डिक्रीजिंग। लेकिन फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। लेकिन ये बताइए कि अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है। अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन अभी भी नीचे ही है। अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन अभी भी नीचे ही है, क्योंकि देखिए फील्ड तो इधर है, भले ही वो ऊपर जा रहा है, भले ही फील्ड की वैल्यू मतलब उसमें से पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन फील्ड अभी भी नीचे की ही तरफ है। तो इंड्यूस्ड फील्ड हमें पता करना है किस तरह होगा। तो अगर फ्लक्स डिक्रीज़ होता है तो इंड्यूस्ड फील्ड किस तरफ आता है, इंड्यूस्ड फील्ड उसी तरफ आता है जिस तरफ आपने अभी देखा था। अगर फ्लक्स डिक्रीज होता है तो इंड्यूस्ड फील्ड किसी तरफ आता है, उसी तरफ होता है जिस तरफ अप्लाइड फील्ड होती है। यानी कि इस बार इंड्यूस्ड फील्ड आएगा आपका बी आई कह लो, बी इंड्यूस्ड है जो इसी तरफ आना चाहिए। नहीं आया समझ में, देखो फिर से ट्राई करते हैं कि जैसे ही ऊपर जाएगा वैसे इसमें से फ्लक्स डिक्रीज़ हो गया। फ्लक्स डिक्रीज़ हो गया इसका मतलब अगर आप लिखें माइनस का d∅dt, लेकिन फ्लक्स डिक्रीज़ हो रहा है इसलिए d∅dt की वैल्यू क्या आएगी, ऑलरेडी एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, एक प्लस एक्स आ जाएगा। मतलब इसकी वजह से जो इफ़ेक्ट आने वाले हैं वो इस तरह से आने वाले हैं कि वो इसको चाहें कि चेंज ना हो, मतलब डिक्रीज़ ना होने दें। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स का मतलब ये कि इसका इफेक्ट इस बार क्या करेगा, इसका इफेक्ट इस तरह से होगा कि फ्लक्स को चेंज ना होने दें, और वो तभी पॉसिबल है जब फील्ड उसी तरफ इंड्यूस हो जाए जिस तरफ आपकी अप्लाइड फील्ड थी। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव एक्स आ गया। तो इसका मतलब कि हम कैसे बताएं कि इंड्यूस्ड फील्ड अगर नीचे की तरफ आई, इसमें इंड्यूस्ड फील्ड इधर नीचे की तरफ आई, तो आप राइट हैंड थंब रूल से अगर डायरेक्शन देखें तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ आएगी। देखो ट्राई करके क्या समझ में आई बात। ठीक है, तो कोशिश करो इसको समझने की, और नहीं समझ में आए तो बताएंगे आप हमें।
तो आपके लिए मैं एक छोटा सा इसी में न्यूमेरिकल बना लेता हूँ, ठीक है। ट्राई करेंगे, 2 मिनट का पॉज लेंगे, 2 मिनट का मौन धारण करेंगे पहले, और फिर इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। नहीं आया तो पीछे पीछे पलट के वीडियो देखेंगे। तो मैंने इस बार नॉर्थ ऊपर रख दिया, साउथ इधर रख दिया, और यहाँ पे एक ऐसे लूप लगा दिया। इस बार हम लोग इसको नीचे की तरफ ला रहे हैं। तो आपको बताना है इस लूप में करंट किस तरफ जनरेट होगा, एरो इधर की तरफ बनेगा या एरो इधर की तरफ बनेगा। सोचिए आराम से, लीजिए 2 मिनट, ठीक है। तो चलो, आपने पॉज करके सोच लिया होगा, शायद सोच लो आराम से, ठीक है। चलो, अच्छा, आई होप सोच लिया होगा। तो हम लोग इस बार क्या कर रहे हैं, इस बार हम लोग इसको नीचे ले आ रहे हैं, और इस बार फील्ड साउथ है ये, इसलिए इस तरफ अंदर की तरफ होनी चाहिए। मतलब अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ है। और अगर ये नीचे आ रहा है तो इस लूप में से फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। फ्लक्स है जो फ्लक्स फाई है, इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, ये बताना है आपको। तो ये तो पक्का है कि अप्लाइड फील्ड ऊपर है, क्योंकि ये एरो अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा था, इस बार इसमें मैंने दोनों ही क्या किए थे, दोनों ही बार मैंने फील्ड नीचे की तरफ बनाई थी, क्योंकि नॉर्थ था दोनों तरफ। देखिए, अप्लाइड नीचे, अप्लाइड नीचे। बस देखना क्या है आपको कि फ्लक्स डिक्रीज़ हो रहा है या इंक्रीज़ हो रहा है। अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो इंड्यूस्ड फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट बना देंगे अप्लाइड फील्ड के, और अगर फ्लक्स डिक्रीज़ हो रहा है तो इंड्यूस्ड फील्ड की डायरेक्शन अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन में बना देंगे। बस इतनी सी बात है आपको जो समझनी है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्लक्स है जो आपका इंक्रीज़ होगा। जैसे ये मैग्नेट पास में आएगा, वैसे ही सारी लाइनें इसी लूप में से पास होने लगेंगी, तो फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा है। और अगर फ्लक्स इंक्रीज़ होगा तो इंड्यूस्ड फील्ड की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट आएगी, सही है। तो अगर अपोजिट आ गई फील्ड की डायरेक्शन, इंड्यूस्ड फील्ड की डायरेक्शन मतलब नीचे की तरफ इंड्यूस आएगी फील्ड, और नीचे की तरफ आएगी तो आप राइट हैंड से निकाल लेंगे, यानी कि इस तरफ करंट फ्लो होने वाला है, इस तरफ करंट फ्लो होने वाला है, ठीक है। चलिए, इसी तरीके का फिर से देखते हैं। मान लीजिए फिर से ये एग्जांपल अपन देखते हैं। आप फिर से स्क्रीन पॉज करें, आराम से फिर से सोचें। इस बार वेलोसिटी ऊपर कर देते हैं अपन, ठीक है। तो इस बार आपका ये लूप है, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें किस तरफ करंट फ्लो होगा लूप में। तो पॉज ले लीजिए आराम से, ऐसे कर लो। तो इस बार क्या करेंगे, फिर से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन बना लो। अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन किधर है, अभी भी ऊपर ही है। अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन अभी भी ऊपर ही है, लेकिन ये मैग्नेट दूर जा रहा है इससे, इस लूप से। अगर लूप से दूर जा रहा है तो फ्लक्स इसमें क्या होगा, डिक्रीज या इंक्रीज। फ्लक्स इस बार होगा डिक्रीज, है ना, फ्लक्स होगा इस बार डिक्रीज। अगर फ्लक्स डिक्रीज होता है तो इंड्यूस्ड फील्ड भी उसी तरफ आती है जिस तरफ अप्लाइड फील्ड होती है। तो अगर ऊपर की तरफ इंड्यूस्ड अप्लाइड फील्ड है तो इंड्यूस्ड भी ऊपर की तरफ आएगी, मतलब करंट आप राइट हैंड रूल से निकाल लेंगे, इस तरफ आएगा इस बार करंट। तो क्या हमको समझ में आया कि लेंज लॉ से कैसे हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है। तो साथ ही साथ में बोलेंगे यस सर अगर आया है तो, नहीं आया तो बोलेंगे व्हाट्सएप पे रिप्लाई करेंगे कि नहीं आया, ठीक है। तो ठीक है, इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो हमें ट्राई करने हैं, ठीक है। चलो, मैं तुम्हें कोई न्यूमेरिकल दिखाता हूँ, करते हैं। ये शायद न्यूमेरिकल कुछ तूफानी हो जाएगा। चलो कोई और देखते हैं, आसान न्यूमेरिकल देखते हैं। ये क्वेश्चन है, मैं यहीं रख देता हूँ बुक आपके सामने। ये क्वेश्चन को आप लिख लीजिए स्क्रीन पॉज करके। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल शोन इन द फिगर। हालांकि इसमें सॉल्यूशन भी दिख रहा है, लेकिन सॉल्यूशन मत देखना, आप सिर्फ क्वेश्चन लिख लो। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल शोन इन द फिगर। Magnetic field is perpendicular to the plane of the coil and it is increasing with time। बहुत आसान है, ठीक है। लिख लिया, फिगर भी बना लिया। अब हम आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन एग्जांपल है ये, ठीक है। तो इसमें देखो क्या था,
फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल, ठीक है, और एज शोन इन द फिगर। तो उसने इन्होंने ऐसा फिगर बनाया हुआ है, एक ऐसा फील्ड है, ठीक है, ये अप्लाइड फील्ड है। अप्लाइड फील्ड किस तरफ है? इन द प्लेन है, ठीक है। अप्लाइड फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है जो वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल है और इंक्रीज कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि फील्ड इंक्रीज कर रही है तो फ्लक्स भी आपका इंक्रीज कर रहा होगा। अगर फ्लक्स इंक्रीज कर रहा होगा इसका मतलब आप क्या कह सकते हो कि अप्लाइड और इंड्यूस्ड की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होंगी, सिंपल सी बात। और अप्लाइड की डायरेक्शन की तरह अप्लाइड की डायरेक्शन नहीं है तो इंड्यूस्ड की डायरेक्शन की तरह होगी, इंड्यूस्ड की डायरेक्शन अपने आप आउटवर्ड हो जाएगी। अगर इंड्यूस्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाएगी तो करंट कैसा फ्लो होना चाहिए? करंट आपका अगर ऊपर की तरफ आएगा तो राइट हैंड थंब रूल से इस तरफ होना चाहिए, यानी कि ये किस तरह से दिख रहा है आपको? एंटी क्लॉकवाइज। ख़त्म क्वेश्चन। कितना छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वर्दी टू नोट है, अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई करें। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल, और मैग्नेटिक फील्ड दी थी और इन्होंने बोला था इंक्रीज। तो मेरी बस छोटी छोटी बातें याद रखेंगे, छोटे शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। शॉर्ट नोट्स में पहला पॉइंट क्या? इफ़ फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, फ्लक्स इज increasing obviously with respect to time in the coil, then applied, यानी कि सीधा सीधा मैं लिख लेता हूँ, BA and BI are in opposite direction, और BI के हिसाब से आप अपने इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकाल लेंगे राइट हैंड थंब रूल से। हमेशा याद रखना, इसके पहले मैं 1 तो लिख लिया तो मैं 0th पॉइंट लिख देता हूँ, ठीक है ना। 0th पॉइंट का मतलब क्या है कि ऑलवेज फाइंड द इंड्यूस्ड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ऑलवेज फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट फ्रॉम इंड्यूस्ड फील्ड। हमेशा इंड्यूस्ड फील्ड से ही निकालें, यानी कि BI के डायरेक्शन के ऊपर आप राइट हैंड थंब रूल लगाएं और तब इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालें, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? तो इंड्यूस्ड करंट आप निकाल सकते हैं BI से, फिर ठीक है। फिर अगला पॉइंट है आपका, अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन द कॉइल तो अप्लाइड फील्ड और इंड्यूस्ड फील्ड हमेशा अपोजिट तरफ होंगे। और दूसरा पॉइंट क्या है? अगर फ्लक्स आपका, इफ़ फ्लक्स आपका फ्लक्स है अगर इज डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन द कॉइल, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन द कॉइल, तो आपका BA यानी कि अप्लाइड फील्ड एंड BI आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो बस ये 3 पॉइंट याद रखिए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी कि करंट की डायरेक्शन किस तरफ है। तो डायरेक्शन के हिसाब से 3 पॉइंट, बस 3 पॉइंट याद रहेंगे तो भी सारा काम चल जाएगा, चाहे कुछ समझ में आया हो अभी तक या नहीं समझ में आया हो। ऑल्दो बहुत आसान था समझना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये 3 पॉइंट बिल्कुल ऐसे हनुमान चालीसा की तरह याद कर लो। याद है हनुमान चालीसा? नहीं याद है, याद रखा करो, ठीक है। चलो अच्छा, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन, एग्जाम्पल, ठीक है। मोहिनी जी क्वेश्चन वगैरह मिल रहे हैं आपको? हो रहा है, ट्राई वगैरह कर रहे हो? करते रहो ट्राई, ठीक है। मोबाइल से बातें कर रहा हूँ आजकल। चलो अच्छा, अगला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 6 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। Figure shows a long current carrying wire and 2 rectangular loops moving with velocity v. Find the direction of current in each loop. तो यहाँ तक क्वेश्चन है, ये लिख लीजिए आप, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाला फिगर बना लीजिए, ठीक है। स्क्रीन पॉज कर लो आराम से, ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलो
तो पहला फिगर है कुछ ऐसा लगा हुआ है, क्या है पता नहीं, मुझे तो पड़ेगी। ठीक है, इन्होंने एक ऐसा वायर बनाया हुआ है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है इस तरफ, ठीक है, और एक लूप है यहाँ पे जो इस तरफ भाग रहा है वेलोसिटी v से, ठीक है, और एक लूप इन्होंने इधर बनाया है जो भाग रहा है इस तरफ v स्पीड से, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन एक तरीके से 2 क्वेश्चन पूछे इन्होंने। पूछा इस लूप में किस तरफ करंट फ्लो होगा, किस तरफ करंट इंड्यूस होगा, और इसमें किस तरफ करंट इंड्यूस होगा। तो इस वाले में देखते हैं, चलिए। करंट आपका क्यों इंड्यूस होगा, पहली बात क्यों इंड्यूस होगा, इसलिए इंड्यूस होगा क्योंकि अगर करंट ऊपर जा रहा है तो इस मूविंग करंट की वजह से इसमें फील्ड तो कुछ आएगा, और अगर इसमें फील्ड देखना चाहें तो कैसा आएगा, करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, सही है, करंट जा रहा है आपका ऊपर की तरफ, मतलब फील्ड आएगा दोनों ही लूप में इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो आपका आएगा दोनों ही लूप में इनवर्ड, यानी कि आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि अप्लाइड फील्ड दोनों ही केस में क्या है, ये केस है, मतलब इनवर्ड वाला केस है। अब बस हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ देखना है किस तरफ आएगा। तो इसमें पहले वाले क्वेश्चन को उठा लेते हैं। ये जा रहा है पैरेलल टू द वायर, और अगर ये पैरेलल टू द वायर जा रहा है तो फील्ड तो चेंज होगी नहीं, इसमें से फील्ड चेंज हो नहीं रही इस लूप में, ठीक है, फील्ड भी नहीं चेंज हो रही है, और इसका एरिया भी छोटा बड़ा नहीं हो रहा है, और एंगल भी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इसमें से तो कांस्टेंट फ्लक्स पास हो रहा है लगातार क्वेश्चन नंबर 1 में। और अगर फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा है तो इंड्यूस्ड फील्ड आएगा ही नहीं, क्योंकि आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ ही नहीं आ रहा है, सही है। इंड्यूस्ड ईएमएफ पहले आएगा, इंड्यूस्ड करंट पहले आएगा, फिर इंड्यूस्ड फील्ड आना चाहिए, तो आपका इंड्यूस्ड फील्ड ही नहीं आएगा, तो यहाँ पे कोई करंट वरेंट क्या क्वेश्चन था वैसे, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ईच लूप, तो इसमें कोई करंट ही नहीं आएगा, पहली बात है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन को देखो, इसमें ये जो लूप है ये वायर से दूर जा रहा है, और अगर ये वायर से दूर जा रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, क्योंकि वायर से आप दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ही डिक्रीज़ होती जाएगी, अप्लाइड फील्ड डिक्रीज़ होती जाएगी। इसका मतलब इस लूप में फ्लक्स निरंतर डिक्रीज़ हो रहा है। अगर फ्लक्स डिक्रीज़ हो रहा है तो फ्लक्स डिक्रीजिंग के केस में क्या होता था, फ्लक्स डिक्रीजिंग के केस में आपका अप्लाइड और इंड्यूस की डायरेक्शन सेम होती थी, अप्लाइड एंड इंड्यूस की डायरेक्शन सेम होती थी, डायरेक्शन सेम होती थी, ठीक है। तो डायरेक्शन सेम का मतलब ये कि अप्लाइड की डायरेक्शन इनवर्ड है तो इंड्यूस की भी डायरेक्शन इसमें इनवर्ड ही आएगी। अगर इनवर्ड डायरेक्शन आई इसमें फील्ड में, यानी कि अंदर की तरफ फील्ड है अगर, तो करंट कैसा होगा, इस तरह से कुछ फ्लो होगा इसमें, यानी कि कैसा है ये क्लॉकवाइज। तो आंसर होना चाहिए इसका, इसमें करंट फ्लो होना चाहिए क्लॉकवाइज, ठीक है। तो समझ में आया होगा एग्जांपल, ठीक है। तो इसी तरीके के छोटे मोटे एग्जांपल आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो अब हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कर लेते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ की हम लोग ने डायरेक्शन तो पता कर ली कि किस तरफ निकालते हैं, अब हम लोग देख रहे हैं एक आध चीज़ें कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की कैलकुलेशन क्या है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकलेगा कब, इंड्यूस्ड ईएमएफ तब निकलेगा जब फ्लक्स चेंज होगा। और फ्लक्स कैसे चेंज होता है, या तो बी चेंज हो, या एस चेंज हो, या थीटा चेंज हो, हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। तो बस इसको अलग अलग केस बना के करते हैं। पहला केस बना लेते हैं, मान लो मैग्नेटिक फील्ड कहीं चेंज होती हो, इसके ऊपर आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे इन 3 चीज़ों के ऊपर, ये कभी ये चेंज करेंगे, कभी ये चेंज करेंगे, ये चेंज करेंगे। शिवेंद्र जी आपने जो क्वेश्चन पूछे थे वो सब लगभग इसी तरीके के क्वेश्चन थे, और सब लगभग क्या सारे ही क्वेश्चन एरिया चेंज वाले थे। 3 क्वेश्चन पूछे थे आपने, ठीक है, तीनों ही लगभग एरिया चेंज वाले थे। शायद लास्ट वाला भी नहीं, लास्ट वाला एरिया चेंज नहीं था, है ना, लास्ट वाला एरिया चेंज नहीं था, लास्ट वाला कुछ और था। तो 2 क्वेश्चन आपके एरिया चेंज के थे उसमें। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या बात चल रही थी, इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात चल रही थी, ठीक है ना। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की हम कैलकुलेशन करनी है। तो पहला केस हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके अगर हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग, तो पहली हेडिंग डाल सकते हैं बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग हो। तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं, सीधा न्यूमेरिकल के ऊपर आते हैं। देखिए ये सब बकवास है, क्योंकि आपका फॉर्मूला सिर्फ यही लगने वाला -d∅dt, ठीक है। तो और इसके हम लोग करंट के फॉर्म की बात कर चुके हैं। एक तरीके से वोल्टेज ही लिखा है V, EMF इज नथिंग बट V, और V इक्वल टू होता है आपका IR, और ये IR हो जाएगा -d∅dt। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए I क्या, तो I बेसिकली -1/r
d∅dt। ये शायद पहले ही लेक्चर में बात हुई थी। तो ये ठीक है। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मतलब बी चेंज हो रहा है। हो सकता है आपको दे दिया जाए B = B0t², ऐसा ये न्यूमेरिकल ऐसा लग रहा है, देखा सा, पता नहीं शायद किया होगा। ठीक है, चलो खैर, तो B = B0t² दे दिया, या फिर B कुछ और ले लो, B = ये हम लोग ऐसा लग रहा है, देखा किया होगा, तो इसी में किया होगा कभी। नहीं किया, चलो नहीं किया, सॉरी, हम लोग कर लेते हैं ऐसा ही, इजी वाला कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है सच दैट विद रिस्पेक्ट टू टाइम की जो एग्जांपल है, ऐसे लिख लो क्वेश्चन। फाइंड द इंड्यूस्ड करंट इन ए सर्कुलर कॉइल, फाइंड द इंड्यूस्ड EMF, लिख लेता हूँ, फाइंड द इंड्यूस्ड EMF in the circular coil, find the need of circular coil of radius r meter, small r meter, if magnetic field is changing with time, is changing with respect to time as given equation B = B0t²। ठीक है, ऑल्सो सीधा लिखा है, ऑल्सो B वेक्टर एंड S वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन, ये मतलब थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है ना, आर इन द सेम डायरेक्शन, मतलब सीधा कह दिया कि थीटा आपका 0 डिग्री है, ज़्यादा टेंशन मत लो। तो आप लोग सीधा अगर फ्लक्स लिखना चाहें तो फ्लक्स आप क्या लिखेंगे, फ्लक्स आपका आ जाएगा फाई = B × A। सर्कुलर कॉइल है तो A का क्या हो जाएगा, A आपका हो जाएगा πr², ख़त्म। यानी कि फाई = अगर जनरल लैंग्वेज में लिखा जाए तो फाई = हो जाएगा B πr²। ठीक है, और फाई = B इन्होंने दिया है फंक्शन, B फंक्शन ऑफ t², यानी कि B0t², तो ये हो जाएगा B0t² πr²। तो अब हम लोग d∅dt निकाल सकते हैं। तो d∅dt हमारा क्या हो जाएगा, d∅dt हो जाएगा हमारा, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, चूँकि रेडियस चेंज नहीं हो रही है, एरिया चेंज करने की कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ है। चेंज क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, और किस तरह चेंज हो रहा है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो d∅dt निकालते हैं, B0 एक कांस्टेंट है, ठीक है, तो सीधा B0 πr², तो कॉमन है, कांस्टेंट है, तो बाहर रह जाएगा, तो हमें डिफ्रेंशिएशन बस t² का करना है। तो ये हमारा डिफ्रेंशिएशन अगर हम लोग t² का करें तो d∅dt आपका क्या आ जाएगा, d∅dt आ जाएगा B0 πr², और t² का डिफ्रेंशिएशन 2t, तो ये आपका d∅dt आ जाएगा, यहाँ से d∅dt आ जाएगा B0 πr², और ये 2 इधर t इधर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या था, फाइंड द इंड्यूस्ड EMF इन द सर्कुलर कॉइल ऑफ द रेडियस। तो आपका इंड्यूस्ड EMF आएगा क्या, इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला होता है EMF = -d∅dt। ठीक है, तो यानी कि आंसर आने वाला है आपका EMF की वैल्यू -2 B0 πr²t। ठीक है, और इस इक्वेशन को देख के भी लग रहा है ये इंक्रीजिंग इक्वेशन है। ठीक है, इंक्रीजिंग कैसे है, देख लो, ऐसे है इंक्रीजिंग, फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है ये बता रहा हूँ। इसमें देखिए फ्लक्स है जो बेसिकली वो BA है, तो A तो कांस्टेंट है, A तो कांस्टेंट है, B देखना है कि इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है। तो इस इक्वेशन को अगर आप देखो तो एट t = 0 पे फील्ड कितना था, फील्ड 0 था। एट t = 1 पे फील्ड कितना था, B = B0 था। एट t = 2 पे फील्ड कितना था, B = 2 का स्क्वायर 4 B0 था।
तो आप देख सकते हो फील्ड कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, पहले 0 था, फिर B0 हुआ, फिर 4B0 हुआ। इसका मतलब ये फील्ड कंटिन्यूसली आपका इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीजिंग फील्ड का मतलब क्या है, ईएमएफ नेगेटिव ही आना चाहिए था, तो नेगेटिव ही आया। नेगेटिव आने का सिंपल सा मतलब क्या है कि अप्लाइड फील्ड यानी कि बी ए और बी इंड्यूस जो आए होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में आए होंगे। अप्लाइड फील्ड एंड इंड्यूस्ड फील्ड आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ये पक्का हो गया, आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये वाली बात इतनी सी थी। चलो अच्छा, और एक आध न्यूमेरिकल ट्राई कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल और, फिर बस आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। एक या दो, चलो ये दोनों ही एग्जांपल देख सकते हो आप। एक ये न्यूमेरिकल दिया हुआ देखो, ठीक है, ये रखा है फिगर शोज इन अ कॉइल प्लेस्ड इन डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। लिख लीजिए इसको, एग्जाम्पल नंबर 7 देख रहे हैं, ठीक है, 7 हो गया। इस न्यूमेरिकल को लिख लीजिए और ये वाला भी लिख लीजिए, 8वां एग्जाम्पल। ठीक है, ये दो न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, फिर बस करते हैं आज के लिए। स्क्रीन पॉज करके आराम से लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अच्छा न्यूमेरिकल करते हैं। तो पहला था कि एक कॉइल दी हुई है, एग्जांपल एक कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल बन गई सड़ी सी, ठीक है, और इसमें डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, और फील्ड ऐसी है, बाहर की तरफ फील्ड है, ठीक है, और एरिया इन्होंने सीधा सीधा दे दिया, एरिया है 2 मीटर स्क्वायर। रेजिस्टेंस भी दिया है, इस बार इसका रेजिस्टेंस दिया है 5 ओम, 5 ओम है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का रेट दिया है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज किस रेट से हो रही है, ठीक है, तो ऐसे लिख लेते हैं, रेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हालांकि ये दिया है 10 टेस्ला पर सेकेंड, लेकिन साथ में एक बात और बोली है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग एट द रेट। तो डिक्रीजिंग का मतलब ये कायदे से हम जब भी लिखेंगे तो इसको माइनस में लिखेंगे इस वैल्यू को, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं ऐसा क्वेश्चन ही लिखा है, तो इसलिए क्वेश्चन को ही लिखा है सिर्फ यहाँ पे, हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो फ्लक्स बेसिकली क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू बी ए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, फाइंड आउट द करंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताना। चलिए बहुत आसान है, देखते हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने खुद ही बोल दिया कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ हो रही है, एरिया कांस्टेंट है, मतलब फ्लक्स भी डिक्रीज़ हो रहा होगा, क्योंकि एरिया कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ हो रही है, तो फ्लक्स को भी डिक्रीज़ होना है। अगर फ्लक्स डिक्रीज़ होता है तो अप्लाइड फील्ड एंड इंड्यूस्ड फील्ड सेम डायरेक्शन में आती है, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन की तो कोई टेंशन नहीं है। ये अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन किस तरह है, ऊपर है, मतलब इंड्यूस्ड फील्ड की डायरेक्शन भी ऊपर होगी, और इंड्यूस्ड फील्ड की डायरेक्शन अगर ऊपर होगी तो करंट इसमें कैसा फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये तो डायरेक्शन तो सीधा सीधा इसका निकल आएगा कि एंटी क्लॉकवाइज आने वाला है। अब बस वैल्यू निकालनी है, वैल्यू बहुत आसान काम है। तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे हम लोग, d∅dt निकाल देते हैं, d∅dt। b की वैल्यू क्या है, अच्छा इसमें ऐसे लिख लो d∅dt, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ba। एरिया कांस्टेंट तो बाहर ले लो, तो अंदर बचेगा सिर्फ dv/dt, यानी कि हो जाएगा आपका d∅dt इज इक्वल टू a dv/dt। और dv/dt का मतलब क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये dv/dt ही आपका क्या है, पता नहीं क्या लिख दिया, dv/dt ही आपका क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और वो कितना दिया है आपको, वो दिया है आपको 10 टेस्ला पर सेकेंड, आपको दिया है 10 टेस्ला पर सेकेंड। अच्छा, अब बस क्या तक करना था हमें कि ये डिक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब ये एक्चुअली माइनस दिया हुआ है आपको, यानी आप कह सकते हैं माइनस d5/dt इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, माइनस, इसकी वैल्यू दी है आपको -10, ये -10 हो गया। और एरिया की वैल्यू आपको खुद ही निकालनी पड़ेगी, पाई नहीं दी हुई है, सीधी सीधी 2 मीटर स्क्वायर दिया है, एरिया ही दी, तो ये सीधा रेडियस थोड़ी ना दी, तो ये सीधा सीधा 2, यानी कि d5/dt की वैल्यू सीधा सीधा आप बोल सकते हैं क्या आ गई, 20 -20। ठीक है, तो EMF क्या हो जाएगा, EMF आ जाएगा आपको माइनस का d5/dt होता है ये, है ना, और माइनस ये वाला माइनस लिख दिया, और d5/dt की वैल्यू खुद में ही -20 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, EMF आ जाएगा माइनस माइनस +20, ये EMF आ गया 20। और अगर EMF 20 और रेजिस्टेंस 5 ओम, तो करंट अपने आप V = IR से 20/5 यानी कि 4 एम्पियर करंट। और डायरेक्शन हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो आसान न्यूमेरिकल था। ठीक है, तो ये जो दूसरा न्यूमेरिकल है ये ट्राई करेंगे, नहीं आया हो समझ में तो इसको रिपीट टेलीकास्ट देख लेना इसका। ठीक है, स्क्रीन पे आप आ रहा है कि नहीं पता नहीं, एक तो ये पता नहीं है रोटेशन किस तरफ करना होता है इसका। चलो अच्छा, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। तो इस बार है द मैग्नेटिक फ्लक्स φ2 इन ए क्लोज सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम वेरीज विथ टाइम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। तो इन्होंने इक्वेशन सीधी सीधी लिखी हुई है, फाई सीधा सीधा इन्होंने दिया है आपको 7t² - 4t। ठीक है, और रेजिस्टेंस दिया है इन्होंने, रेजिस्टेंस आपको दिया है 20 ओम, ख़त्म, क्वेश्चन ही ख़त्म हो गया, 20 ओम। ठीक है, और पूछा है शायद t इन सेकेंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट निकालना है आपको, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट, मतलब इंड्यूस्ड करंट निकालना है, सिंपल सी बात, इंड्यूस्ड करंट निकालना है आपको। और उसकी डायरेक्शन भी निकाल लो, डायरेक्शन पूछी क्या, वैसे पूछी तो नहीं लेकिन निकाल सकते हैं आप, नहीं कैसे निकाल सकते हो, कोई लूप वूप थोड़ी ना पता है हमको कैसा क्या हाँ पे है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आप बस ये कर सकते हो, इंड्यूस्ड करंट का मैग्नीट्यूड निकालना है आपको, और रेजिस्टेंस दिया आपको 20 ओम, और कुछ भी दिया है क्या, हाँ, इंड्यूस्ड करंट एट t = 0.25 सेकेंड, ये और दिया है इम्पॉर्टेंट चीज़। ठीक है, कितने सेकंड में निकालनी है, जब t की वैल्यू है 0.25 सेकंड, तब इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है अभी हम लोग ने इंड्यूस्ड करंट का लिखा था फॉर्मूला, माइनस का 1/r d5/dt, वही लगा दो सीधा सा। तो I = माइनस का 1/r, r की वैल्यू सीधी सी 20 डालो, इसका डिफ्रेंशिएशन करना आता है आपको 7t², तो t² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2t, यानी कि हो जाएगा 14t - 4। डिफ्रेंशिएशन समझ में आ रहा है, 7t² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 14t, t का क्या होगा, t का होगा 2t, और 2t × 7 यानी कि 14t, और -4t का सीधा -4, यानी कि I = सीधा सीधा आ गया माइनस का 1/20 और 14t - 4। और आपसे पूछा क्या था, एट 0.25 सेकेंड, तो 0.25 I इसकी t की वैल्यू रख दीजिए 0.25, यानी कि -1/20 14 और इसकी वैल्यू 0.25 0.25 - 4। तो I आपका आ जाएगा I आपका आ जाएगा पता नहीं कितना आ जाएगा, देखो कैलकुलेशन करनी है इसकी, 1/4 16 पता नहीं क्या है, -1/20 14 0.25 को हम लोग लिख सकते हैं 1/4 शायद, तो 4 माइनस ये हो जाएगा, तो I = -1/20, और ये हो जाएगा माइनस का, ये 16 हो जाएगा, 14 में 16 हो जाएगा, माइनस का 2/4, यानी कि
कैंसिल और कर लो, यानी कि माइनस माइनस प्लस और हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/40 आंसर, 1/40 एम्पियर, ये आंसर आ जाएगा जो भी हो वैल्यू उसकी। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा फिर, जो भी ऑप्शन हो, ऑप्शन आपने देखे थे 1/40 देख लेना, मतलब 0.25 0.25, हाँ यही हुआ शायद 25 मिली एम्पियर, हाँ वही 25 मिली एम्पियर शायद हो जाएगा। हम लोग 25 मिली एम्पियर बन रहा है क्या, मिली का मतलब हम लोग 10,000 इसका 1000 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो आ जाएगा 25, हाँ बिल्कुल 25 मिली एम्पियर एक आंसर है, ऑप्शन है, तो 25 मिली एम्पियर आंसर हो जाएगा। 1/40 एम्पियर या 25 मिली एम्पियर एक ही बात है, कन्वर्ट करना आती है। ठीक है, तो चलो इतना ही रखते हैं इसको आज के लिए। ठीक है, कुछ ना समझ में आया तो प्लीज़ कॉल वॉल कर लेना आराम से। ठीक है, मैसेज वैसेज करते रहना, व्हाट्सएप वगैरह करते रहना, घर से मत निकलना। ठीक है, ये सब पुरानी बातें हो गई, अब तो 20-25 दिन हो गए, आदत पड़ गई होगी। तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है और ज़्यादा टेंशन वाला भी चैप्टर नहीं है। अगर हमको ये आज वाली चीज़ें समझ में आई हैं तो सब समझ में आ जाएगा आगे। ठीक है, तो इसलिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस लेक्चर को मैंने थोड़ा लेंदी बनाया है, जिससे कि एक बार में मुद्दा ख़त्म हो जाए हमारा। ठीक है, तो ये लेक्चर नोट्स हैं, इसकी मैं आपको दे दूंगा PDF सीधी जो अपन ने लिखा है वैसे, और आपने नोट तो किए होगा साथ ही साथ में, तो ये आपका शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।